घर के डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन के 6 करोड़ रुपए मिले। मेरी माँ ने सारे पैसे मेरी तीनों बड़ी बहनों में बांट दिए, लेकिन मेरे लिए एक भी पैसा नहीं छोड़ा। लेकिन पैसे बांटने के अगले ही दिन उन्होंने अचानक मुझे फोन किया, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कुछ दिन तुम्हारे घर आकर रहना चाहती हूँ, क्या ठीक रहेगा? मेरे मन में ठंडी हंसी है। पैसे बांटने के बाद अब उन्हें बुढ़ापे का सहारा याद आ गया। उनकी बात पूरी करने से पहले ही मैंने बीच में रोक लिया। माँ, मैंने आपके लिए एक हाई एंड ओल्ड एज होम देख लिया है। महीने का खर्च 20,000 है। एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है। जब बड़ी दीदी लोगों ने सारे पैसे लिए हैं तो यही खर्च भी वही उठाए, यही सही रहेगा। आप उनसे कहिए कि आपको वहीं छोड़ा है। फोन की दूसरी तरफ अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। इतने सालों तक मैं एक बेवकूफ की तरह जीता रहा। मैं घर का इकलौता बेटा था और उनकी नजरों में सबसे ज्यादा कामयाब भी। मैंने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, बड़े शहर में मेहनत करके अपना घर, अपनी गाड़ी और सालाना लाखों की इनकम बनाई। लेकिन उनकी नजरों में ये सब मेरा फर्ज था। बड़ी दीदी ने घर खरीदा तो 20 लाख की कमी मैंने पूरी की। दूसरी दीदी के बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 15 लाख की स्पॉन्सर फी मैंने दी। तीसरी दीदी का बिजनेस 30 लाख के घाटे में गया तो वह गड्ढा भी मैंने ही भरा। मेरी माँ हर दूसरे तीसरे दिन फोन करती थी, कभी तबीयत खराब होने का बहाना तो कभी पैसों की जरूरत, और हर बार मैं बिना कुछ पूछे पैसे ट्रांसफर कर देता था। मुझे लगता था कि मैं इस घर का सहारा हूँ। मेरा त्याग और मेहनत सबकी नजरों में है। मुझे विश्वास था कि मेरी माँ सबसे ज्यादा प्यार अपने इकलौते बेटे से करती है। लेकिन कल मिले उन 6 करोड़ के डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन ने मेरे गाल पर 6 करोड़ तमाचे मार दिए। तब समझ आया कि उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक ऐसा एटीएम था जिससे जितना चाहो उतना पैसा निकाला जा सकता है। मैं फोन पर उनकी तेज लेकिन दबाई हुई सांसें साफ सुन सकता था। शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हर बात मानने वाला उनका बेटा उनसे इस तरह बात करेगा। मैं चुपचाप उनके गुस्से या इमोशनल ब्लैकमेल का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद उन्होंने जोर से फोन काट दिया। फोन की टू टू की आवाज आने लगी। मैंने मोबाइल उठाकर कॉल लॉग देखा और फिर उस नंबर को, जो मुझे जुबानी याद था, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। फोन काटने के बाद मुझे जिंदगी में पहली बार इतना सुकून महसूस हुआ जैसे कई सालों से सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर आखिरकार हट गया हो। तभी स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। मेरी पत्नी भांग या हाथ में गर्म चाय लेकर अंदर आई। उसने पूछा, किससे बात कर रहे थे? सुनकर लग रहा था कि बात अच्छी नहीं रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कल पैसों के बंटवारे से लेकर अभी हुई फोन पर बातचीत तक की सारी बात बिना कुछ छिपाए बता दी। उसने न गुस्सा किया न हैरानी जताई, बस लंबी सांस लेकर बोली, मुझे पहले से अंदाजा था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। अच्छा ही हुआ, रिश्ता टूटना था तो टूट गया। तुम जो भी फैसला करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। ऐसी पत्नी हो तो जिंदगी में और क्या चाहिए। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं पाया। थोड़ी ही देर में मेरा फोन फिर बज उठा। सामने बड़ी दीदी थी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम पागल हो गए हो? माँ से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? उन्हें ओल्ड एज होम भेजोगे? मैंने शांत स्वर में कहा। उनकी तबीयत खराब है ना, वहाँ प्रोफेशनल लोग उनकी देखभाल करेंगे, इसमें बुरा क्या है? वह चिल्लाई, उनकी सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बेटे हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, जब 2 करोड़ का डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन तुमने लिया था तब क्यों नहीं कहा कि बेटे की जिम्मेदारी होती है? माँ ने सारे पैसे तुम्हें दिए हैं तो अब जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि पैसे भी ले लो और जिम्मेदारी भी न निभाओ। वह बोली, मत भूलो तुम घर के इकलौते बेटे हो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्या सिर्फ बेटा होने की वजह से सारी जिंदगी तुम लोगों का खून चूसने दूं? सुन लो, कल से मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक अननोन नंबर से फिर कॉल आया। इस बार दूसरी दीदी झो हुई थी। उन्होंने कहा, माँ के लिए सब करना आसान नहीं था, इसलिए अगर उन्होंने खुद के लिए कुछ पैसे रख लिए होते तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उन्होंने तो सारे पैसे हमें दे दिए क्योंकि वह अपनी